पिस्टल इंटरेक्शन आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या क्या चीजें हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो होता है वो बेसिकली है क्या कि हम पॉलन ग्रेन और ये पॉलन ग्रेन और जो पिस्टल होता है, यानी कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके इंटरेक्शन के बारे में बात करें कि वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, है ना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम बना लेते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यानी कि पिस्टल ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज द पिस्टल, ये हो गया पिस्टल। अब इसमें एक स्टिग्मा, यहाँ पर हो गया स्टाइल, और सबसे नीचे हो गया ओवरी, ठीक है। सो दिस इज स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल, और ये है ओवरी, राइट। अब ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि जो एक पॉलन ग्रेन होता है, वो पॉलन ग्रेन इस पे आकर के बैठ गया। हालांकि इतना बड़ा नहीं होता, बट जस्ट टू रिप्रेजेंट हम इतना बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर सेम स्पीशीज का होगा तो ये ग्रो करेगा, अदरवाइज ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये सेम स्पीशीज का हुआ तो ही ग्रो करेगा, अदरवाइज ये ग्रो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए, कंपैटिबल, है ना। तो कुछ ऐसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमने पढ़े थे जिसमें अगर सेम स्पीशीज का है और सेम प्लांट से है तो दैट इज इनकम्पैटिबल। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का एक एग्जांपल पढ़ा था हमने, है ना। तो वहां यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक्टिव ना हो जाए, वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक्टिव ना हो जाए, इसलिए हम क्या कहते हैं भाई, कंपैटिबल होना चाहिए। अगर वो इनकम्पैटिबल है, गलत टाइप का है या किसी और स्पीशीज का है, तो वो ऑब्वियसली ग्रो नहीं करेगा, वो इनकम्पैटिबल रहेगा, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि वो सेम स्पीशीज का है और दूसरे फ्लावर का भी है और दूसरे प्लांट का भी है, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया अच्छे से, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रही, ठीक है। उस केस में क्या होगा, उस केस में बेटा ये ग्रो करेगा फर्दर अपनी पॉलन ट्यूब के थ्रू। उसकी पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ जब करेगी तो वो ऑब्वियसली स्टिग्मा स्टिग्मा पे ग्रोथ करेगी, और स्टिग्मा से फिर होती हुई कहाँ जाएगी, स्टाइल के थ्रू वो फाइनली ओवरी में जाएगी। ये जो मूवमेंट होता है किसी भी पॉलन ट्यूब का, ये जो पॉलन ट्यूब है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ये जो पॉलन ट्यूब है दिस इज कीमोट्रॉपिक, बिल्कुल ये 10th में पढ़ा जाता है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, राइट। तो ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, यानी केमिकल्स पे बेस्ड मूवमेंट है। अगर केमिकल नहीं तो ये मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो केमिकल नहीं तो मूवमेंट नहीं, ये जो पॉलन ट्यूब हमारा पहुंच तो गया, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचेगा कहाँ पे, लॉक्यूल के अंदर, ओवेरियन कैविटी जो थी लॉक्यूल, इस लॉक्यूल के अंदर एंटर करेगा, और यहाँ पे क्या छुपा होगा, ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर वो एंट्री करेगा। ऑब्वियसली कैसे एंट्री करेगा, माइक्रोपाइलर एंड से, जो हमने पढ़ा था कि माइक्रोपाइल का जो एक हमने डायग्राम देखा था, डायग्राम माइक्रोपाइल, है ना। तो माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल में वो बेसिकली क्या करता है, वो एंट्री लेता है माइक्रोपाइल के थ्रू, लेकिन वो चलाजा के थ्रू भी ले सकता है और वो इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू भी ले सकता है। ज्यादातर केसेस में माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री लेता है, ठीक है। एंट्री ले ली, कहीं से भी एंट्री ले ली, ओके। बट अल्टीमेटली वो जाएगा कहाँ, उसको किस में इंटरेस्ट है, एम्ब्रियो सैक में। और हमें पता है कि एम्ब्रियो सैक में जब वो एक बार एंटर कर जाता है तो उसके बाद पॉलन ट्यूब जो है वो इस तरीके से एंटर करेगी। ये जो डायग्राम है हमारा, इसमें हमने रिप्रेजेंट भी करा था, राइट। सो ये डायग्राम हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब में क्या है हमारे, दो मेल गैमीट्स। ये क्या है, मेल गैमीट्स। ये मेल गैमीट्स कहाँ से आए, कहाँ से आए ये मेल गैमीट्स, तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि जो स्ट्रक्चर था ये वाला पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर था, इसमें हमने कहा था जो जनरेटिव सेल है वो आगे जाके दो में डिवाइड होता। तो ये जो जनरेटिव सेल है हमारा, दिस जनरेटिव सेल, ये डिवाइड करेगा और ये दो में कन्वर्ट हो जाएगा, और इट विल फॉर्म द मेल गैमीट्स, ये दोनों मेल गैमीट्स को बना लेगा।
तो यानी कि अब ये जो पोलन ट्यूब है इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके फ्यूज करना है, राइट। इसको केवल अंदर जाके एम्ब्रियो सैक के साथ फ्यूज करना है। तो ये एम्ब्रियो सैक के साथ किस तरीके से फ्यूज करता है उसको समझ लेते हैं। तो ये एम्ब्रियो सैक के कांटेक्ट में आया, यहाँ पे रहेगा फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि इसको हेल्प करेगा। फिलीफॉर्म एपरेटस होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होगा फिलीफॉर्म एपरेटस, वो गाइड करेगा पोलन ट्यूब को इन द एंट्री प्रोसेस। और एंट्री कहाँ होगी, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू एंट्री होगी, लेकिन किसके अंदर होगी, कैसे होगी, टी जनरेटिंग सिनर्जिड्स जो होंगे उनकी तरफ एंट्री होगी, ठीक है। तो वहां से वो एंटर करेगा पोलन ट्यूब, और फाइनली इसके अंदर का जो ये न्यूक्लियस है वो डंप कर देगा एग के साथ, और एग प्लस मेल गैमीट इन दोनों का फ्यूजन होगा, एंड फाइनली दे विल बी फर्टिलाइजेशन। फाइनली क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन एक मेल गैमीट अभी भी बचा हुआ है। तो ये मेल गैमीट किस, बिल्कुल ये जो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई थे, बिल्कुल सही, ये जो यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई थे, और यहाँ पर जो हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करने के लिए आएगा मेल गैमीट। सो दिस इज अवर मेल गैमीट। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमने प्रोसेस को बोला था ट्रिपल फ्यूजन। और क्योंकि यहाँ पे एक मेल गैमीट है और ये पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, और मेल गैमीट तो हैप्लॉइड था ही, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, काइंड ऑफ फीमेल गैमीट ही है। तो मेल और फीमेल गैमीट का फिर से फ्यूजन हो गया, यानी कि दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। और इस इवेंट को हम क्या कहते हैं कि दरअसल यहाँ दूसरी बार हो रहा है, इसलिए हमने कहा कि एक डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है, प्रोसेस का नाम तो ट्रिपल फ्यूजन है। लेकिन क्योंकि एक बार पहले फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फिर ट्रिपल फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन ही है ट्रिपल फ्यूजन एक तरीके से। तो इसलिए हमने कहा कि ये क्या है, डबल, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और इसमें हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है इट इज यूनिक इन द एंजियोस्पर्म, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो यूनिक है एंजियोस्पर्म्स में, यानी कि किसी और में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, जिम्नोस्पर्म्स में भी ये सब नहीं होता, ठीक है। ओके, तो क्या क्या बना है, देखो जो हमारा स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से था, अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से था। और यहाँ पर एक एग था, यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स थे, और यहाँ पर 3 एंटीपोडल्स थे, और 2 यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई थे, ठीक है। हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट जो फ्यूज करा था, ये तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद ऑब्वियसली क्या, 2 पोलर न्यूक्लियाई, दोनों के दोनों हैप्लॉइड थे, ठीक है। फिर एक मेल न्यूक्लियाई, यानी कि एक और एन जुड़ गया, तो कितने एन हो गए, 3 एन। यानी कि अब जो टिश्यू बनेगा ट्रिपल फ्यूजन के बाद, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो चीज बनेगी वो कैसी होगी, वो ना हैप्लॉइड होगी ना डिप्लॉइड होगी, वो ट्रिप्लॉइड होगी, यानी कि 3n होगा, ठीक है। तो उस टिश्यू को हम बोलेंगे ट्रिप्लॉइड टिश्यू। और वो ट्रिप्लॉइड टिश्यू एग्जैक्टली आगे जाके क्या बनाएगा, वो बनाता है एंडोस्पर्म, ठीक है, ये बनाता है एंडोस्पर्म। सिनर्जिड्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे, वो यानी कि मर जाएंगे। ऐसे ही एंटीपोडल्स ये भी मर जाएंगे, एंड फाइनली वी विल हैव आवर एंडोस्पर्म जो कि क्या है, ट्रिप्लॉइड है। और साथ ही साथ इसके साथ एक यहाँ पर एक मेल गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बना था, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एक जाइगोट रहेगा। यानी कि 2 स्ट्रक्चर्स रहे हमारे पास, कौन कौन से, जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, जाइगोट का तो हमें पता है कि जो है जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो वगैरह बनाएगा। एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है, एंडोस्पर्म दरअसल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंडोस्पर्म दरअसल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, जाइगोट को, ठीक है, जाइगोट को प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, एंडोस्पर्म एक अलग चीज है, न्यूसेलस एक अलग चीज है। देखो समझ लेते हैं,
ये न्यूसेलस, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को, ठीक है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को। लेकिन जो एंडोस्पर्म है, जो अभी हमने पढ़ा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म प्रोवाइड कर रहा है नरिशमेंट टू द जाइगोट, यानी कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को। दोनों का काम ही नरिशमेंट प्रोवाइड कराना है, लेकिन एक करा रहा है एम्ब्रियो सैक को और एक करा रहा है एम्ब्रियो को, यानी कि जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट और एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट, यहाँ पे डिफरेंस केवल एक सैक का है, एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो केवल एक सैक का डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज्यादा मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो इसलिए हमें ये चीज याद रखनी है कि, और जो न्यू सेलस होता है, न्यू सेलस जो होता है बेटा वो होता है हमारा डिप्लॉइड, यानी कि 2n। लेकिन जो एंडोस्पर्म है वो कैसा है, 3n, ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू। ये और ये दूसरा डिफरेंस है, ठीक है। ओके, अब हम दो टर्म्स और पढ़ लेते हैं। कौन सी दो टर्म्स? देखो, जब कभी भी किसी भी सीड में अगर हम कहते हैं कि भाई न्यू सेलस, जो हमारा न्यू सेलस है, हमने कहा कि वो बचा हुआ रह गया, ये न्यू सेलस सीड में बचा हुआ रह गया, हालांकि इसका एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देने के बाद ये खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन लेट से ये बच गया, तो परसिस्टेंट रह गया, यानी कि रेसिड्यू बचा हुआ रह गया। तो ऐसे पर्टिकुलर न्यू सेलस को, जो बचा हुआ पार्ट रह जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। उस पार्ट को बोलेंगे पेरिस्पर्म, और जो सीड होगा उसको बोलेंगे पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है, पेरिस्पर्म और पेरिस्पर्मिक सीड। और जो एंडोस्पर्म वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे एंडो, जिसमें एंडोस्पर्म बच गया तो एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। अब लेकिन एंडोस्पर्म हालांकि बचता नहीं है, लेकिन अगर इन केस बच गया तो ओके। तो फाइनली लेट्स से कि एंडोस्पर्म बच गया अगर, बेटा हाँ, क्योंकि देखो जाइगोट भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में। तो इसका स्ट्रक्चर न्यू सेलस का पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया। दैट्स वाई इसका नया नामकरण करना बहुत जरूरी है ना, इसी वजह से इसका नया नाम दिया, वरना तो कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। ओके, अब जो एंडोस्पर्मिक सीड है, ठीक है, जिसमें एंडोस्पर्मिक सीड तो हो गया जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है, लेकिन लेट से कोई ऐसा सीड है जिसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ ही नहीं है, तो उसको हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर उसको हम बोल सकते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये है रिलेटेड टू द न्यूसेलस और एंडोस्पर्म। अब इसके बाद कुछ हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ बातें आती है, मतलब कि हमें क्या पढ़ना है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड सॉरी, देखो हाइब्रिड क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। हाइब्रिड जो होता है वो किसी भी दो पेरेंट्स का या दो इंडिविजुअल का मिक्स कैरेक्टर बियर करता है, यानी कि हमने पेरेंट वन लिया और हमने लिया एक पेरेंट टू, और ये जो इनसे जो निकल के फाइनली जो हमारे पास हाइब्रिड आया, ये हाइब्रिड दोनों से सुपीरियर होगा, मतलब पेरेंट वन से भी सुपीरियर है और पेरेंट नंबर टू इससे भी सुपीरियर है, इससे भी अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है, तभी हम उसको हाइब्रिड बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको हाइब्रिड नहीं बोलते। तो ये वाला जो प्रोसीजर है हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिड का बनाना,
इसको आर्टिफिशियली बना रहे हैं, यानी कि हम नेचर पे डिपेंड नहीं करके हम अपनी मर्जी से एक हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हमने बोला आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, कैसे अचीव कर सकते हैं? ऑब्वियसली हमें पता है कि कौन सा पर्टिकुलर प्लांट किस कैरेक्टर को शो करता है, कौन सा किस कैरेक्टर को शो नहीं करता, तो उन दोनों की क्रॉसिंग करानी है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन को हम इंश्योर कैसे करेंगे? हो सकता है पहले ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए उसका किसी और से, तो उस चीज को अपना जो है हमारा खुद का क्रॉस पॉलिनेशन जिससे हम चाहते हैं उससे क्रॉस पॉलिनेशन हमें कराना है। तो उसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है इमैस्कुलेशन। अब ये इमैस्कुलेशन क्या है? सो इमैस्कुलेशन होता है कि रिमूवल ऑफ द एंथर। हमने क्या करा, एंथर्स को रिमूव कर दिया। तो जब हम एंथर्स को रिमूव कर देंगे, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। उसी प्लांट का, दैट्स कॉल्ड इमैस्कुलेशन। ठीक है, अभी समझ लेते हैं इसको। इसका मतलब बेसिकली है क्या, देखो कोई भी एक फ्लावर ले लेते हैं, ये थैलमस हो गया, और यहाँ पे फ्लावर का पेटल हो गया, इस तरीके से पेटल हो गया, और फिर हमने कहा कि यहाँ पर उसका, उसकी ओवरी, उसका स्टाइल, उसका स्टिग्मा, है ना ये। अच्छा, और फिर हमने कहा कि एंथर्स भी हैं इसके अंदर। तो एंथर्स लेट से यहाँ पर ये रहे, है ना, ये रहे एंथर्स। तो हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, एंथर्स को रिमूव कर रहे हैं, ये वाले। तो हमने यहाँ से इसको कट कर दिया, फिलामेंट बचा हुआ है, फिलामेंट कुछ कर नहीं पाएगा, राइट। तो एंथर्स बच गए। तो जो एंथर्स बच गए हैं, राइट, जो सॉरी एंथर जो हमने रिमूव कर दिया, एंथर्स हमने रिमूव कर दिए, तो रिमूवल ऑफ एंथर, दैट प्रोसेस इज नोन एज इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन में क्या होता है, रिमूव करते हैं हम एंथर्स। ठीक है, removal of anthers from a bisexual flower। ऑब्वियसली फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अगर वो फीमेल फ्लावर है तो ऑब्वियसली एंथर वहां से रिमूव कर नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, और अगर मेल फ्लावर है तो रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है, ओके। द सेकेंड पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो है बैगिंग। बैगिंग के थ्रू भी हम क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर कर सकते हैं। कैसे इंश्योर कर सकते हैं? एक्चुअली में बैगिंग क्या होता है, बैगिंग होता है एक प्रोसीजर जिसमें हम क्या करते हैं, स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा के ऊपर एक बैग लगा देते हैं, एक कवरिंग लगा देते हैं। तो हमने क्या करा, ऐसे समझो कि इसके ऊपर एक बैग, एक पोटली सी लगा दी और उसको यहाँ से बांध दिया। तो ऑब्वियसली अगर कोई पॉलन ग्रेन आके इस स्टिग्मा पे लैंड करने की कोशिश कर रहा है तो वो लैंड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस पे हमने एक बैग या फिर एक एक्सटर्नल कवरिंग लगाई हुई है, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, दिस प्रोसेस कॉल्ड बैगिंग। ऑब्वियसली बैगिंग वाला जो मटेरियल रहेगा ये थिन रहेगा, है ना, ये थिन रहना चाहिए। अगर ज्यादा मोटा हो गया तो स्टिग्मा जो है वो ड्राई अप हो जाएगा। स्टिग्मा जो है ट्रांसपायरेशन, थोड़ा बहुत ट्रांसपायरेशन तो स्टिग्मा भी करता है, तो ट्रांसपायरेशन से फिर वो डैमेज हो सकता है। केवल ट्रांसपायरेशन कर रहा है तो सारी ड्रॉपलेट्स यहीं पे इकट्ठी हो जाएंगी, तो डैमेज हो सकता है स्टिग्मा। तो ऑब्वियसली पतला सा पेपर लेना होगा जो पॉलन ग्रेन को तो रोक ले लेकिन बाकी सब चीजों को एटलीस्ट सरवाइव करने लायक छोड़ दे, है ना। तो थिन से थिन, पतले से पतला, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स को रोके। ठीक है, इसके लिए हम कोई ब्लैडर ले, एनिमल ब्लैडर ले सकते हैं, या सेलोफेन की मेम्ब्रेन ले सकते हैं। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की मेम्ब्रेन्स हम जनरली यूज करते हैं फॉर द बैगिंग। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक प्रोसेस आता है जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन जो हमारी बुक में दे रखा है बहुत ही सिंपल सा दे रखा है। क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, जो हमने पढ़ लिया ऑब्वियसली वही है। तो इन्होंने
कोई ज्यादा बड़ा एक्सेप्शन नहीं बताया है। तो मेल गैमी फ्यूजेस विद द एग सेल जो कि एम्ब्रियो सैक के अंदर है, उसी को हमने क्या बोल दिया कि दिस इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये है क्या, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज सिनगैमी। ये टर्म याद रखिए, सिनगैमी। ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी के बाद क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा। ठीक है, एक जाइगोट बनेगा। फिर हमने पढ़ा कि एक मेल गैमीट फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, है ना, टू पोलर न्यूक्लियाई। तो यानी कि ये टिश्यू जो बनता है यहाँ पर, ये वाला प्रोसीजर जो हुआ, ये कौन सा बनता है, कौन सा होता है, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि तीन चीजें आपस में फ्यूज कर रही है। इस ट्रिपल फ्यूजन के बाद हमारे पास क्या बनता है, देखो हमने कहा कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड टिश्यू बनता है ना, ट्रिप्लॉइड टिश्यू बोला था इसको। तो टिश्यू तो तब बनेगा ना जब सेल्स होंगे, तो यानी कि एक सेल भी बनता है पहले, बिल्कुल एक सेल बनता है। तो उस सेल का नाम क्या है, उस सेल का नाम है प्राइमरी, मतलब जो पहले बनेगा क्या, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म टिश्यू जो बनेगा, उसको जो सबसे पहले बनाएगा, उस सेल की बात करें तो वो होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एक ऐसा सेल जो एंडोस्पर्म बनाएगा और उसका पहला, सबसे पहला वर्जन है वो, सबसे पहली चीज है जो बनाएगा, दैट्स वाई प्राइमरी। सो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर होता है एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि PEN, जो कि होता है ट्रिप्लॉइड, यानी कि 3N। और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को हम बोल देते हैं PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, जो ट्रिप्लॉइड टिश्यू है बेसिकली, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनाता है जो जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। बाकी बचे हुए जो हमने सिनर्जिड्स वगैरह पढ़े थे, ऑब्वियसली ये सब क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, ये भी, ये तीनों भी ये डीजनरेट हो जाएंगे सब कुछ। ठीक है,